दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस में। आज हम लोग लेकर के हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है, नरम दल और गरम दल। इससे जुड़ा हुआ हम लोग महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। ये तमाम वे MCQ होंगे जो कि बिहार PCS के एग्जामिनेशन में और अदर स्टेट के PCS एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। यानी ये उस तरह के सवाल हैं, अगर आप इन सवालों को कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, निश्चित रूप से आप उन सवालों को बड़ी आसानी से बना लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन जो है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी राजवामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूलन प्रविघटन, ऑप्शन डी अविधेयक। तो इसका सही उत्तर है राजवामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, इसका दरअसल उद्देश्य था कि किसी तरह से भी भारतीयों को पार्टिसिपेट करवाना, भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न जो है वो ये है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। चूंकि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसमें उदारवादियों की नीति थी कि यह सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन उग्रवादी ये चाहते थे या गरम दल के लोग ये चाहते थे कि इस आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में किया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी थे। अधिकतर नरमपंथी क्या थे। ग्रामीण क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से थे, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों से, या पंजाब से। तो इसका सही उत्तर होगा कि अधिकांश नरमपंथी जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। जैसे उसमें अगर नरमपंथी नेताओं की बात करें, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि, इन तमाम नेताओं का संबंध कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में से था। और कांग्रेस को वकीलों की फौज भी कहा जाता। शुरुआत में कांग्रेस में जो थे वो समृद्धशाली मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी थे, जिसमें क्या थे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब शामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कहीं ना कहीं इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो मोस्टली लोग कांग्रेस के नरमपंथी लोग शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। प्रश्न है कि किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। ऑप्शन ए SN बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। ठीक है, बनारस अधिवेशन अगर 1905 की बात करें तो उसमें भी स्वशासन की बात कही थी। तो दादा भाई नौरोजी कहीं ना कहीं शुरू से ही स्वशासन को लेकर के चिंतित थे। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, अर्थात कौन गरम दल का नहीं था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग ये चीज़ पहले से जानते हैं। देखिए ये चीज़ जो है जगजाहिर है ये कि लाल, बाल और पाल जहाँ पे भी मिल जाए ये गरम दल के नेता थे। और उसमें अरविंद घोष वो भी गरम दल के नेता थे। लेकिन प्रश्न के विकल्प को देखें, ऑप्शन में है कि बाल गंगाधर तिलक, जाहिर सी बात है कि ये गरम दल के नेता हैं। मदन लाल ढींगरा, चूँकि जनरल वायली की हत्या किया था। उसके बाद उधम सिंह जनरल ओडायर को मार करके आया था इन्होंने लंदन से,
तो इसका मतलब है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये तीनों कहीं ना कहीं गरम दल से संबंधित हैं। और कौन गरम दल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर चलिए हम लोग पता करें। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो ये नरम दल से संबंधित है। उसके अलावा दिए गए विकल्प में जितने भी हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं गरम दल से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो बिपिन चंद्र पॉल, लाल बाल पॉल, तो ये बिपिन चंद्र पॉल उग्रवादी नेता था। बाल गंगाधर तिलक ये भी उग्रवादी था, अर्थात गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ये भी गरम दल के नेता थे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो उत्तर हमें मिल रहा है ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में सीधे पूछे जा सकते हैं या आप इसके एक्सप्लेनेशन से सवाल आपको डायरेक्टली मिलेंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो कांग्रेस को किसने कहा था कि ये भाई ये प्रार्थना, याचना तथा विरोध करने की राजनीति करता है, यानी प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स करता है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सहित जितने भी गरम दल के नेता थे कहीं ना कहीं वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान और त्याग करने की बात कर रहे थे, जहाँ पे वहीं पे गरम दल के ये नेता जो इस तरह की बातें कर रहे थे, वहीं पे नरम दल के नेता कहीं ना कहीं तरीके और बिल्कुल टू द पॉइंट तदबीर की बात ज़्यादा करते थे। ठीक है, हमेशा जो नरम दल के नेता थे वो संवैधानिक दायरे में रह करके चीज़ों को करने की बात कर रहे थे और उसका उद्देश्य जो है वो था कि बिल्कुल तरीके से चीज़ों को किया जाए। लेकिन गरम दल के नेता जो थे देन एंड दियर की पॉलिसी पर काम करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना, ऑप्शन सी एस सी बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो देखिए किसने कांग्रेस के विरोध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? अनुनय विनय का मतलब क्या है कि कांग्रेस को बोला करते थे कि भाई कांग्रेस जो है जा करके कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से उससे खूब एकदम अनुनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दीजिए फलाना, ऐसे ऐसे करके सर कर दीजिए वो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनय विनय, रिक्वेस्ट करते रहना। तो इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को कहा था। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और अक्सर ये लोग उदारवादी नेता अर्थात नरम दल के नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए अरविंद घोष के नेतृत्व में, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा का मतलब होता आखिरकार समाप्त हो गई। तो किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई? सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। चूंकि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नरम दल के नेताओं से बार बार बोलते थे कि भाई इस तरह से आप सिर्फ प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट से काम नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना होगा। विदाउट प्रेशर पॉलिटिक्स आप ब्रिटिशर से काम नहीं करवा सकते हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे अंततोगत्वा प्रार्थना और याचना की नीति कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर बढ़ रही थी और इसको कहीं ना कहीं समाप्त करने में बाल गंगाधर तिलक का नेतृत्व बहुत जरूरी था और उन्होंने इसको किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ऑप्शन ए बी सी पॉल, ऑप्शन बी
तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बैगिंग इंस्टीट्यूट अर्थात भीख मांगने वाली संस्था कहा था, तो इसका हो जाएगा बीसी पॉल ने, बिपिन चंद्र पॉल ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीसी पॉल। बीसी पॉल चूंकि उग्र विचारधारा के लोग थे, उग्र विचारधारा के नेता थे। बिपिन चंद्र पॉल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था अर्थात बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जब भी अगर गरम दल के नेताओं की बात हो तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए कि लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, एक और नाम जो है वो अरविंद घोष है। ये मुख्य रूप से गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन अर्थात गरमपंथी के प्रभाव में कब आया? यूँ अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1905 तक ये तो नरमपंथियों का दबदबा था, लेकिन 1906 के बाद कब आया था? 1906 के बाद ये प्रभाव कहीं ना कहीं गरमपंथियों के प्रभाव में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जी के गोखले, ऑप्शन डी एस एन बनर्जी। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष की बात करें तो ये गरम दल से संबंधित था, दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये नरम दल से संबंधित था, जी के गोखले ये नरम दल से संबंधित था, एस एन बनर्जी ये भी नरम दल से संबंधित था। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो सीधे उत्तर जो हो जाएगा वो अरविंद घोष हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी अर्थात गरम दल के नेता। अंग्रेजों की नज़र में अंग्रेज उन्हें उग्रवादी ही समझते थे। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे, तो जाहिर सी बात है कि बिपिन चंद्र पॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था अर्थात गरम दल के तौर पर जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम जी रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न क्या है कि किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था अर्थात वो गरम दल वाला था? तो उत्तर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उत्तर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। तो जाहिर सी बात है कि शेरे पंजाब के नाम से हम लोग उस नेता को जानते हैं जिनके ऊपर लाठियां चली थी साइमन कमीशन के विरोध में, और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के प्रतिनिधि थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। प्रश्न सीधा बोल रहा है कि उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था अर्थात गरम दल के नेता थे। तो सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी मैजिनी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैजिनी को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैजिनी को। चूंकि लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी को उसका जीवनी पढ़ा था। उसका क्या पढ़ा था? जीवनी पढ़ा। उसकी जीवनी पढ़ने के बाद वो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया था। ठीक है, चूंकि मैजिनी जो है इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब विवेकानंद ने उनकी जीवनी को पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो उनसे प्रभावित हुए और इसलिए वो मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय अमेरिका और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे थे। चूँकि 6 माह के लिए वो अमेरिका वगैरह चले गए थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो वापस लौटे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मेजिनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पॉल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने ही कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था, अर्थात नरमपंथी का नहीं था? निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था, अर्थात मध्यमार्गी नहीं था? इसका मतलब वो नरम दल का नहीं था, अर्थात वो गरम दल का था। तो कौन नरम दल का नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो ये मध्यमार्गी था, अर्थात नरम दल का था। बाल गंगाधर तिलक ये क्या था? निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक अगर इसको देखें तो ये तो गरम दल का था। ए.ओ. ह्यूम ये क्या था? ये नरम दल का था। मदन मोहन मालवीय ये क्या था? ये भी कहीं ना कहीं किसका था? अगर मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये भी बिल्कुल गरम दल का नहीं था, नरम दल का था। अर्थात यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्यमार्गी नीतियों में राष्ट्रवादियों के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त किया था कि भाई कौन गरम दल का था, उसमें लाल बाल पाल और अरविंद घोष का नाम सबसे ऊपर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसमें अरविंद घोष की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में अरविंद घोष की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही वजह है कि इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। भारतीय अशांति के जनक, इसको एक अंग्रेज ने भारतीय अशांति का जनक बोला था। किसको बोला था? लोकमान्य तिलक, अर्थात बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। क्योंकि भाई किसी को भी अशांति का जनक ये अपने आप में जो है ये कोई भी उपाधि लेना नहीं चाहेगा, इस तरह का बहुत खराब उपाधि है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ऑप्शन ए वी सिरोल अर्थात वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? बार बार सवाल जो है, देखिए सवाल पूछने का केवल तरीका अलग है, उत्तर सेम आएगा। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक, ऑप्शन बी जी.के. गोखले, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भारतीय अशांति का जनक कौन था? बाल गंगाधर तिलक अर्थात ऑप्शन ए बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था
संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो किसने कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पॉल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो 1908 में जो 6 वर्ष की सजा दी गई थी वो किसे दिया गया था? 6 वर्ष की सजा 1908 में जो दिया गया था वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख की वजह से और पत्रकारिता करते हुए भारत के इतिहास में पहला पत्रकार जिसे जेल की सजा हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ही था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर उनको मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसी 6 वर्ष के कारावास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य जैसी पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए बीजी तिलक ने, ऑप्शन बी एमजी रानाडे ने, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल ने, ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। ये क्लास दरअसल आज गरम दल और नरम दल जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने कराया। और ये वो क्वेश्चन है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सफलता मिलना तय है। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दीजिए हमें इजाज़त, फिर हम आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।